अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमरान खुराना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी मज़ेदार है कि जुमातुल मुबारक आ गए हैं, क्योंकि जो नून लीग के लिए हर दफ़ा बैट जुमातुल मुबारक साबित हुआ है, अब भी आईनी तरमीम जुमे को आ गई है और साथ इख्तिजाज भी पीटीआई का। आए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके बाद इंशाल्लाह इस पे बात करते ये शाह महमूद कुरैशी की बहू और ज़ैन कुरैशी साहब की जो अहलिया हैं वो वापस पहुंच गई घर अपने। 4 घंटे तक उनको अगवा रखा गया और उसके बाद उनको घर वापस पहुंचा दिया गया। इस सारे मामले के अंदर जो है वो मेहर बानो कुरैशी का बड़ा अहम रोल था। उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ इस सिचुएशन का सामना किया, बल्कि फौरी तौर पे इन सारी चीज़ों को आगाह किया और नेशनल लेवल पे इस मामले को उठाया और फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर इस मामले के ऊपर लोगों ने बात करना शुरू की। और ये प्रेशर ही है जिसके नतीजे में ज़ैन कुरैशी साहब की अहलिया वापस घर पहुंच गई हैं और मेरे ख्याल में उनसे कुछ हासिल भी नहीं कर सकते थे। ना वो मेंबर कौमी असम्बली हैं, ना वो सेनेटर हैं। हाँ, बहुत मुमकिन है कि उनकी अहलिया को ये कहा हो कि अपने शौहर को फ़लाँ फ़लाँ चीज़ों से रोको या इन चीज़ों से बात कर दो, या हो सकता है कि ज़ैन कुरैशी साहब को दबाव में लेने के लिए या उनसे कुछ मनवाने के लिए भी कोशिश की गई हो। लेकिन इस ख़ानदान ने बड़ा जुल्म बर्दाश्त किया है, बड़ी ज़्यादती बर्दाश्त की है और इसके बावजूद ये ख़ानदान फस्तायत के ख़िलाफ़ इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है। एक खबर बाहर आई है और वो पार्टी ज़राए से और फैमिली ज़राए से है। वो ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने इनको अगवा किया था उनमें से एक शख्स ने आकर उन्हें कहा कि आइनी तरमीम जो है वो ज़रूरी है और ये मुल्की पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए ज़रूरी है ये आइनी तरमीम। हालांकि इस पूरी आइनी तरमीम में मईशत के हवाले से कुछ नहीं है। यानी आइनी तरमीम का मुसवदा जो अब तक चीज़ें सामने आई हैं उनको आप पढ़ें तो आपको आइडिया हो जाता है कि एक तो काजी फायदी साहब आपको एक्सटेंशन देनी है, नंबर 2 आपको आइडिया हो जाता है कि निज़ाम के ऊपर एक कंट्रोल चाहिए, मिलिट्री कोर्ट्स के ज़रिए से इमरान खान साहब को काबू करना है, और आपको आइडिया हो जाता है कि इंसानी हकूक़ जो हैं उनको तहोबाला कर देना है, और एक जो चीज़ आपको आइडिया होता है कि जो अदालतें हैं उनके ऊपर मुकम्मल कंट्रोल चाहिए कि जजों को उठा के एक अदालत से दूसरी अदालत में शिफ्ट किया जा सके। इसी तरह डिफरेंट चीज़ें हैं जो वो आपको मिलती हैं इसमें। अब बातचीत तो चल रही है आइनी तरमीम के हवाले से। इरफान सिद्दीकी साहब जो हुकूमती सेनेटर हैं उन्होंने एक दावा किया है। देखिए, आज कमेटी बैठी थी दोबारा से, पार्लिमानी कमेटी, और इसी तरमीम के हवाले से बैठी थी। वहाँ पे मुसवदे रखे गए, उनके ऊपर बातचीत की गई। एक तो अच्छी बात यह है कि फजल रहमान साहब चंद चीज़ों पर नवाज शरीफ को और बिलावल को पीछे हटाने में कामयाब हो गए हैं। यानी यहाँ से बिलावल की ड्यूटी लगाई हुई है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान है तो वो बराह रास्त तो उस तरह मुदाखलत नहीं कर रहे, अपने बेटे के जरिए से वो मामला को चला रहे हैं। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब पहले इधर उधर से कर रहे थे, अब ज़ाती तौर पर खुद इन्वॉल्व होके इस आईनी तरमीम के लिए मैदान में आ चुके हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब को और बिलावल को मौलाना साहब आईनी अदालत से पीछे हटा चुके हैं। नंबर 1 उन्होंने आईनी अदालत से पीछे हटा दिया, नंबर 2 वो आईनी बेंच वाले मामले की तरफ लेकर आ गए, और आईनी बेंच वाला मामला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फजल रहमान साहब को बताया था कि ये तरीक़ाकार ठीक है, इस तरीक़ाकार पे आप आ जाएं। अब बाकी कौन सी चीज़ें हैं जिन पे हुकूमत चाह रही है कि ये चीज़ें हो जाए। एक तो वो बार बार कहते हैं मिलिट्री कोर्ट्स का, तो फजल रहमान साहब उसमें साफ इनकार कर चुके हैं। जो आइन का आर्टिकल 8 है उसके ऊपर भी मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो साफ इनकार कर चुके हैं, जी इसमें मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। जजेस की अदालतों में एक अदालत से दूसरी अदालत में ट्रांसफ़र कर देना, उनको भिजवा देना, ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो 6 जजेस हैं जिन्होंने खतूत लिखे हैं उनको पूरे पाकिस्तान में फैला दिया जाए और इस्लामाबाद में अपनी मर्जी के जजेस लाए जाएं। अब ये सारी चीज़ें करने का मईशत से क्या ताल्लुक है? काजी फायद ईसा साहब का मईशत से क्या ताल्लुक है? और ये जजेस जो है इनका मईशत से क्या ताल्लुक है? ये अगर मिलिट्री कोर्ट्स बनती हैं, इमरान खान साहब को अगर सजा होती है, फ़र्ज़ करें उन्हें 10-20 साल अंदर रखा जाता है, तो इससे मईशत का क्या ताल्लुक है? मईशत तो पाकिस्तान की ख़राब हुई है जिस दिन से इमरान खान साहब को जेल में डाला गया, बल्कि जिस दिन से उन्हें इक़्तिदार से निकाला गया उस दिन से लेकर अब तक का आप सारा डाटा उठा लें। हुकूमत हर थोड़ी देर के बाद झूठ बोलती है कि हमने मईशत संभाल ली, हमने डिफ़ॉल्ट से मुल्क को बचा लिया, हमने इतना कर्जा मजीद ले लिया। पाकिस्तान की तारीख का सबसे महंगा कर्जा इस हुकूमत ने लिया है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा कर्जा इस हुकूमत ने लिया है। पाकिस्तान की तारीख की 50 साल का जो रिकॉर्ड सबसे कम इन्वेस्टमेंट हुई है वो इस हुकूमत के दौर में हुई है। महंगाई का जो 50 साल रिकॉर्ड है वो इसी हुकूमत के दौर में टूटा है। और आप आदाद शुमार देख लें, अशिया खुर्दोनोश की कीमतें देख लें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें देख लें, डॉलर की प्राइस देख लें, बाकी सारी चीज़ें ये जिस तरह बढ़ी हैं और जिस तरह बढ़ रही हैं, इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान में हुकूमत ने हालात को बेहतर किया है, मईशत को बेहतर किया है या बुरा किया है। ये जब तक पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी रहेगी पाकिस्तान में, जब तक पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा, तब तक पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं होगी। और ये एक रियलिटी है, इसको सबको मानना पड़ेगा। अभी आईनी तरमीम के लिए क्या हो रहा है, उमर अयूब साहब ने ट्वीट करके कंफर्म किया कि मिकदार अली खान साहब पंजाब से एमएनए है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, गालिबन ये सरगोदा से हैं। ये एक महफूज मकाम से दूसरे महफूज मकाम की तरफ जा रहे थे और रास्ते में इन्हें लापता कर लिया गया, अगवा कर लिया गया।
उमर यूब साहब की ट्वीट के बकौल एजेंसियों ने उन्हें उठा लिया है और ये आईनी तरमीम के तनाजुर में ये गिरफ्तारी हुई है। साहबजादा हामिद रजा साहब भी बता रहे हैं और कुछ हर एक का अपना अपना एक स्टेटमेंट है, लेकिन कुछ चीज़ें आज और सामने आई हैं इस हवाले से, और ये बड़ी अजीब चीज़ें हैं, यानी इन्हें आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। आईनी तरमीम के हवाले से एक ट्वीट जो है वो साहबजादा हामिद रजा साहब का, उन्होंने कहा इस वक्त पीडीएम की हुकूमत आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए पागलपन की हद तक पहुंच चुकी है। इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस को बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। फयाज झाजड़, असलम गुम्मन, रियाज फतियाना समेत 10 से 15 MNA ऐसे हैं इस वक्त पंजाब पुलिस का वो हदफ बने हुए हैं। पंजाब पुलिस बच्चों और औरतों पर भी चढ़ दौड़ी है। ये जनाब स्टेटमेंट है साहबजादा हामिद रजा साहब का। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इरफान सिद्दीकी साहब के बकौल पहले आईनी तरमीम को लेकर जा रहे हैं सेनेट में। अच्छा, ये आप कहीं भी ले जा सकते हैं। अगर आप आइन में तरमीम करना चाहते हैं तो पहले चाहे आप उसको कौमी असम्बली में ले जाएं, वहाँ पे बहस करवा के उसको वहाँ से 2/3 अक्सरियत पे मंजूर करवा लें, फिर बाद में बेशक आप उसको सेनेट में ले जाएं। अगर आप पहले सेनेट में ले जाना चाहते हैं तो पहले सेनेट में ले जाएं, बाद में कौमी असम्बली में ले जाएं। दोनों जो हाउसेज हैं वहाँ से 2/3 अक्सरियत पे उसको मंजूर करवाना ज़रूरी है। तो पहले गालिबन सेनेट में ले जाने का फैसला किया 18 तारीख को, यानी कल इरफान सिद्दीकी साहब के बकौल आईनी तरमीम को सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पेश कर दिया जाएगा। अब सेनेट में सिचुएशन क्या है? फजलुर रहमान साहब के बगैर तो मुमकिन नहीं है कि ये आईनी तरमीम वहाँ पे पास हो जाए। हुकूमत के पास 58 लोग थे, उनमें से एक उनका अपना सेनेटर टूट गया, ये हम सब जानते हैं, और उनके रह गए 57। अभी उनको जो बाकी वोट चाहिए वो 64 उन्होंने टोटल करने हैं। तो 64 करने के लिए उन्हें 4 ऊपर वाले और 3 यहाँ वाले 7 उनको सेनेटर्स मजीद चाहिए। फजलुर रहमान साहब के पास 5 सेनेटर्स हैं। अगर हुकूमत फजलुर रहमान साहब वाली तरमीम करती है जिसमें कोई इतना मामला नहीं है तो फिर जो है वो 5 वोट तो ये मिल जाएंगे। बाकी 2 वोट कहाँ से पूरे होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। यहाँ पे जो है वो जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है BNP मेंगल साहब के 2 सेनेटर हैं, कासिम साहब और नसीमा साहिबा। इन दोनों के ऊपर तकिया है, इनको बहुत प्रेशराइज किया जा रहा है। आज नसीमा एहसान साहिबा ने जो है वो ऐवान के अंदर आकर इसके ऊपर इजहार भी किया और उनकी आवाज़ से, उनके लहजे से लग रहा था कि काफ़ी दबाव है। फिर बाहर आकर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये खास तौर पे कहा, जो उन्होंने कहा वो मैं आपको बता देता हूँ एज इट इज़ पढ़ के। उन्होंने ऐवान में भी शिकवा किया और बाद में मीडिया को प्रेशर के हवाले से आगाह किया कि प्रेशर है, आपको भी पता है कि प्रेशर है। ये बात उन्होंने कही कि उनके ऊपर भी प्रेशर है। दूसरा जो है वो अख्तर मेंगल साहब खुद बता चुके हैं कि उनके जो सेनेटर्स हैं दोनों, उनके साथ क्या हो रहा है। एक के बारे में उन्होंने बताया कि वो बेचारे डायलिसिस करवाने के लिए गए, तब से अब तक वो अपने बेटे समेत ही उनका पता नहीं चल रहा। और जबकि ये जो खातून सेनेटर हैं इनको भी इनके बेटे के हवाले से भी उन्होंने कहा और इनके हवाले से भी उन्होंने कहा। अब 3 सेनेटर हैं, इन तीनों का ताल्लुक जो है वो हुकूमत से है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है। चलिए आप यूँ ले लें, ये तीनों सेनेटर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है और हुकूमत से भी नहीं है। लेकिन ये जो तीनों सेनेटर्स हैं इनकी आप बात सुने। कामरान मुर्तज़ा जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप से, इन्होंने इज़हार ख्याल किया। नसीमा एहसान साहिबा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल ग्रुप से, इन्होंने भी अपने ख्याल का इजहार किया। और अरबाब उमर फारूक कासी, ये ANP से हैं। ये तीनों सेनेटर्स वहाँ पे खड़े होकर ये कह रहे हैं कि जनाब ये जिस किस्म की आप हरकतें कर रहे हैं या जो अरकान असम्बली के साथ और जो सेनेटर्स के साथ किया जा रहा है, जैसे उनकी फैमिलीज़ को हरासा किया जा रहा है, इस सूरत हाल में हम आपको कैसे वोट दे सकते हैं। यानी जब आप इंसानी हकूक़ की लगातार खिलाफ वर्जियाँ करेंगे तो हम तो उसका हिस्सा बन जाएंगे, यानी वो शरीके जुर्म हो जाएंगे ना, एक तरह से वो इस जुर्म का हिस्सा बन जाएंगे और इस सारे प्रोसेस के अंदर शामिल हो जाएंगे। कल को जब गिनती की जाएगी कि कौन कौन था जो उस आईनी तरमीम का हिस्सा था, जब खवातीन को और लोगों की बीवियों को और बेटियों को अगवा किया जाता था, तो इन 3 लोगों के नाम भी शामिल आ जाएंगे, इनकी पार्टियों के नाम भी शामिल हो जाएंगे। तो उन्होंने भी यहाँ पे इस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। 18 तारीख को यानी कल आईनी तरमीम के लिए सेनेट में पेश करने का ऐलान किया इरफान सिद्दीकी साहब ने, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेम टाइम में एहतजाज का ऐलान भी कर दिया है। एहतजाज का ऐलान जो है वो शेख वकास अकरम साहब ने किया था और उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमने एहतजाज करना है और पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाज का ऐलान किया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने भी अनाउंस किया है कि भरपूर एहतजाज किया जाएगा पूरे पाकिस्तान में आईनी तरमीम को रोकने के लिए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके लिए क्या हिकमत अमली बनाती है, अभी चंद घंटे बाकी हैं और जब सुबह होगी तो पता चलेगा कि 18 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस हिकमत अमली के साथ चलती है और किस तरीके से वो प्रेशर बढ़ाने में कामयाब हो जाती है। लेकिन एक बात आप अच्छी तरह याद रखें कि तहरीक इंसाफ अभी तक अकेली है। वकला जो अपनी एफर्ट कर रहे हैं वो अलग कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी को अभी तक इन्वॉल्व नहीं किया जा सका। मीडिया के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस तरीके से, और मीडिया वैसे ही कंट्रोल्ड है, आपको पता है, वहाँ वो कर नहीं पाएंगे। जैसे पहले इफ्तिखार चौधरी के दौर में मीडिया परवेज मुशर्रफ के खिलाफ हो गया था, वो अब ये कर नहीं पाएंगे और कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि मीडिया इस वक्त बहुत अच्छी तरह कंट्रोल्ड है।
جہاں تک بات ہے باقی پولیٹیکل پارٹیز کی تو جماعت اسلامی ہو گئی یا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ہو گئی یا جی ڈی اے ہو گئی اندرون سندھ کی پارٹی یا باقی جو جماعتیں ہیں ان کو بھی پوری طرح متحرک نہیں کر سکی، ان کو پوری طرح سے پاکستان تحریک انصاف اپنے ساتھ انوالو نہیں کر سکی۔ حالانکہ یہ بات سچ ہے کہ 90% لوگ جو نکلیں گے وہ پاکستان تحریک انصاف کے نکلیں گے، عمران خان کے فالوور نکلیں گے، لیکن دوسری جماعتوں کا ساتھ ہونا سمبولیکلی بہت ضروری ہوتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز مل کر کھڑی ہیں، لیکن تحریک انصاف فی الحال یہ نہیں کر سکی۔ اس احتجاج سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے ایم این ایز کو اور اپنے سینیٹرز کو سنبھالے۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے 2 سینیٹرز کا بار بار نام آ رہا ہے کہ وہ کمپرومائز کر لیے گئے ہیں یا دباؤ میں لے لیے گئے ہیں۔ ایک سینیٹر زرکا کا بار بار لوگ نام لے رہے ہیں دوبارہ، اور ایک جناب فیصل صاحب ہیں جو خیبر پختونخوا سے ہیں، مجھے پورا نام ان کا ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن وہ بھی ایک کمپرومائز ہوئے ہیں۔ 2 لوگوں کے بارے میں ہے کہ یہ دونوں بیرون ملک تھے اور دونوں باہر سے واپس آئے، اور یہ دونوں کہا جا رہا ہے کہ کمپرومائز ہو گئے ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے جو باقی سینیٹرز ہیں انہیں ہر حال میں سینیٹ آف پاکستان کے اجلاس میں شرکت کرنی چاہیے، نہ صرف شرکت کرنی چاہیے بلکہ وہاں پہ کھڑے ہو کر اگر کوئی ان کا سینٹ کا ممبر دوسری طرف کھڑا ہوا ہے یا دوسری طرف دکھائی دے رہا ہے تو اس کو آواز دے کر اپنے پاس بلائیں اور اس کو سپورٹ دیں، اور وہاں پہ کھڑے ہو کر اپنے ایوان میں بات کریں کہ جناب یہ سینیٹر اس لیے ادھر کھڑا ہوا ہے کہ اس کا بچہ اغوا ہے، یہ والا سینیٹر اس لیے ادھر کھڑا ہوا ہے کہ اس کا فلاں مسئلہ ہے، اور اگر کوئی پیسوں کے لیے گیا ہے تو پھر اس کو وہاں پہ کم سے کم اس کو شیم تو دلائیں نا، اس کو شرم تو دلائیں کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، صرف پیسے کی خاطر یا لالچ کی خاطر یا اقتدار میں رہنے کی خاطر تم عمران خان سے غداری کر رہے ہو جس نے تمہیں سینیٹر بنایا۔ تو یہ بڑے سوالات ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کے حوالے سے ہیں کہ وہ ایوان کے اندر جاتے ہیں اپنی فورس کے ساتھ یا نہیں جاتے۔ قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے 17 تاریخ کے لیے جو کیس لگایا ہوا تھا وہ بھی آج آپ نے خبروں میں دیکھ لیا ہوگا کہ وہ پھر پاکستان تحریک انصاف کے وکلا نے واپس لے لیا۔ وہ نہیں چاہتے کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب جو ہے وہ کیس کو سنیں۔ قاضی صاحب نے ایک اپرچونٹی کے طور پہ اس کیس کو فوری طور پہ بینچ لگا کے اپنے پاس لگا لیا تھا، لیکن تحریک انصاف نے وہ کیس واپس لے لیا۔ اس بنیاد کے اوپر قاضی فائد عیسیٰ صاحب اس کو اب نہیں سن پائیں گے۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے ایک دعویٰ کیا ہے اور ایک دعویٰ کیا ہے بیرسٹر گور صاحب نے۔ اب یہ دونوں لوگ جو ہیں وہ رکن اسمبلی ہیں اور ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں حکومت کے لوگوں کے ساتھ بھی، اور یہ دونوں بڑے وفادار قسم کے بندے ہیں، یعنی صاحبزادہ حامد رضا سے کوئی بھی مل سکتا ہے، وہ بڑے کھلے ڈلے آدمی ہیں۔ اسی طرح جو بیرسٹر گور ہیں وہ بھی بڑے سافٹ آدمی ہیں، ان سے بھی کوئی بھی مل سکتا ہے۔ تو ان دونوں نے اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ 2 فگر کوٹ کی ہیں۔ میں نے آپ کو تھوڑے دن پہلے بتایا تھا کہ چند لوگ ہیں جو حکومتی جماعت کے اندر ہیں یا حکومتی جماعتوں کے اندر ہیں اور وہ اس آئینی ترمیم کو ووٹ نہیں کرنا چاہتے۔ یہ پہلی دفعہ تب پتہ چلا کہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب ڈٹ گئے اور کھڑے ہو گئے اور انہوں نے آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں ڈالا، تو بہت سارے لوگ یہاں خوش ہو رہے تھے حکومتی جماعتوں میں کہ ہم گناہ سے بچ گئے۔ تو اب بیرسٹر گور صاحب نے کہا کہ 7 حکومت کے ایسے ممبرز ہیں جو حکومت کے حق میں ووٹ نہیں ڈالیں گے آئینی ترمیم کو، جبکہ صاحبزادہ حامد رضا کے بقول یہ جو تعداد ہے یہ 9 اراکین ہیں جو اپنی ضمیر کی آواز کے مطابق آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں ڈالیں۔ تو یہ سچویشن ناظرین بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ اگر حکومت کے اپنے ووٹ پورے نہیں ہوتے تو یہاں سے بندے توڑنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ پھر کل کو حکومت کے بندے بھی اغوا ہوں گے، وہ بھی غائب ہوں گے، تو یہ تو عجیب و غریب سچویشن بن جائے گی۔ اب طلباء کے احتجاج کی طرف آ جاتے ہیں۔ یعنی ایک ایسا مسئلہ جو اتنا چھوٹا سا ایک مسئلہ تھا، یعنی ایک ایشو تو بہت بڑا ہے نا، اگر تو جو بچوں کو پتہ چلا یا جو بچوں کے تحفظات ہیں اگر تو وہ واقعہ ہوا ہے تو وہ تو بہت بڑا ایشو ہے، اور اگر نہیں ہوا تو پھر تو یہ کوئی ایشو ہی نہیں تھا۔ تو اس کو ایک کیمپس کے اندر ریزالو کیا جا سکتا تھا، یعنی جو معاملہ ایک دن کے احتجاج میں ختم ہو سکتا تھا، حکومت پنجاب نے طلباء کو اکسا کر انہیں بار مار کے اس کو پورے پنجاب میں پھیلا دیا۔ اب اس وقت سچویشن یہ ہے کہ لاہور میں 250 سے زائد افراد گرفتار ہو گئے جن میں طلباء کی اکثریت ہے، اور طلباء جب احتجاج کر رہے تھے تو عام شہریوں کو پتہ چلا کہ احتجاج کس چیز پہ، انہوں نے کہا اس چیز پہ، شہری بھی شامل ہو گئے احتجاج میں۔ اب شہری بھی گرفتار کیے جا رہے ہیں۔ 250 سے زائد گرفتاریاں جو ہیں وہ لاہور میں ہو گئی ہیں۔ ہربنس پورا میں مقدمہ درج ہوا جس میں 250 طلباء طالبات کو جو ہے وہ مقدمے میں نامزد کر دیا گیا ہے، اور لاہور میں طلباء کے خلاف پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ طلباء کو براہ راست اب گرفتار کیا جا رہا ہے، ٹین ایجرز کو۔ دوسری جانب یہ احتجاج پھیل گیا جہلم میں، سرگودا میں، راولپنڈی میں، اسلام آباد میں اور دیگر کئی شہروں میں بھی۔ میں نے یہاں لکھ رکھا تھا بہت سارے شہروں کے اندر یہ احتجاج چلا گیا ہے اور پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہینڈلنگ بہت غلط تھی۔ ایک طرف وزیر تعلیم کی ہینڈلنگ ٹھیک تھی، وہ موقع پر آئے، موقع پر آ کر انہوں نے طلباء کو یقین دلایا کہ میں انصاف کے لیے پوری کوشش کروں گا، میں انکوائری بھی کروں گا اور غیر جانبدارانہ انکوائری کے ساتھ سارا معاملہ آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ تو طلباء کافی حد تک ڈاؤن ہو گئے تھے اس دن، مار کٹائی بھی بند ہو گئی تھی، بلکہ اس نے یہ بھی بات کی تھی وزیر تعلیم نے کہ کوئی بچہ گرفتار نہیں ہوگا، کسی کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی، کسی بچے کو تعلیمی سرگرمیوں سے نہیں روکا جائے گا، کسی کا داخلہ بھی کینسل نہیں ہوگا۔ جب انہوں نے یہ کہا تو بچے خوش ہو گئے وزیر تعلیم سے، لیکن پھر پتا چلا کہ وزیر تعلیم کو بعد میں ڈانٹ پڑی کہ یہ کیا اسٹریٹجی ہے، اس معاملے کو تو خراب کرنا تھا۔
उसके बाद बच्चों को मार धाड़, हर जगह पे बच्चों के ऊपर मार कुटाई। रावलपिंडी में जो मनाजिर देखे हैं वो बच्चों ने भगाया वहां पुलिस को मार मार के। और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो बच्चे हैं, क्योंकि आने वाली नस्ल है, इनका आप मुकाबला नहीं कर सकते, वो धड़ाधड़ सोशल मीडिया के ऊपर भी अपनी कंपेनिंग कर रहे हैं, इस मामले को उठा रहे हैं। ये बच्चों में गुस्सा किस बात का? एक्चुअली एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जा रही है पूरी सोसाइटी के अंदर। सब लोग इस बात को जानते हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत लाकर बिठाई गई है जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है। बच्चे भी इस बात को महसूस करते हैं, वो बाशऊर है, वो इसके ऊपर डिबेट करते हैं, डिस्कस करते हैं। मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जाता था बच्चों के साथ बात करने के लिए, उनके लेक्चर्स के लिए, तो जो बच्चे सवालात करते थे उनके शऊर का इस हुकूमत को अंदाजा ही नहीं है। मेरे ख्याल में गलत जगह पंगा ले रहे हैं। अभी भी हुकूमत को ये सोचना चाहिए, यानी जैसा कि वो डॉन का इदारिया आया हुआ है, कि आप इसके ऊपर एक इंक्वायरी कमीशन बनाएं, इंडिपेंडेंट, इस सारे मामले की इंक्वायरी करें ताकि बच्चे कूल डाउन हो जाएं। लेकिन जब आप बच्चों को मारते चले जाएंगे तो उनको लड़ने की वजह मिलेगी। बार बार उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, हर जगह पे उनके ऊपर आंसू गैस फेंकी जा रही है, बख्तरबंद गाड़ियां लेके उन पर चढ़ गए। जो गुजरात में हुआ वो आप सबने देखा, जेलम में जो हुआ वो आप सबने देखा, जो लाहौर में हुआ, गुजरावाला में हुआ, जो कुछ अब इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हुआ आज के दिन में, वो भी आप सबने देखा। तो बदकिस्मती से हुकूमत को हर चीज जो है इन्होंने हथौड़ा हाथ में पकड़ा हुआ है और इनको हर मसला एक कील की तरह नजर आता है। जिसके हाथ में हथौड़ा होता है ना और सर में दिमाग नहीं होता, उसको हर मसला जो है वो एक कील नजर आ रहा होता है। जब उसको मसला नजर आता है वो ठक करके हथौड़ा मारता है, उसे और कोई चीज समझ ही नहीं आती। ये बच्चों के साथ भी ये शेख वकास अकरम ने इसके ऊपर जो कहा वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने कहा ये पिंडी मैदान जंग बन गया, बख्तरबंद गाड़ी में बैठे गुंडों को भगा दिया, स्टूडेंट छा गए। बेशर्मो, पुलिस और इदारों के पल्ले कुछ रहने दो, मत मारो हमारे बच्चों को। अब बताओ दुनिया को कि तुम वो मुसलमान मुल्क हो जो कौम की बेटियों की भी हिफाजत नहीं कर सकते। लानत है ऐसी हुकूमत और ऐसे हुक्मरानों पर। ये जनाब शेख वकास अकरम साहब का स्टेटमेंट है। और अगला स्टेटमेंट उनका ये है, ये तहरीक इंसाफ के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है। इन्होंने कहा जी कि बेशरम फस्ताई हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर शेलिंग करके अब इतनी आदत हो गई है कि अब इस शेलिंग से कौम की बेटियां और बेटे भी जो गैर सियासी है, तालिब इल्म है और अपनी बहन की इज्जत और आबरू के लिए खड़े हुए हैं, महफूज नहीं है। वाह क्या तस्वीर खींच रहे हो मुआशरे की। ये दहशत गर्द नहीं है, ये हमारे बच्चे हैं और इस्लामी रवायात के मुताबिक हक के लिए खड़े हैं। इस वाक़े की जुडिशियल इंक्वायरी करवाओ और मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाओ, नहीं तो ये तालिब इल्म तुम्हें सबक सिखाएंगे जो तुम्हारी नस्लें याद। जी नाजरीन, देखिए आपने वीडियो। नाजरीन, इस वीडियो में जुमातुल मुबारक का दिन जो आता है उसमें नून लीग वालों की बैड लक होती है, क्योंकि किसी भी जुमे में इनका कोई भी फंक्शन इस तरह का हुआ है तो वो पाए तक मील तक नहीं पहुंचा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।